सदा प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम लीग से हटकर बात करने जा रहे हैं। लीग से हटकर इसलिए क्योंकि अगर वैसे बात करें तो हमारे पास विषय होना चाहिए था राष्ट्रपति चुनाव। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान हुआ, इस पर हम बात कर सकते थे। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल किया एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने, इस पर भी हम बात कर सकते थे। लेकिन इससे हटकर हम उस विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसके संदर्भ में अपनी चिंताएं देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शनिवार को देश के सम्मुख रखी गई थी। शनिवार को वह ऐतिहासिक बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का लोकार्पण कर रहे थे और उस लोकार्पण के दौरान नरेंद्र मोदी जी ने इस बात पर चिंता जताई कि वोट बटोरने के लिए इस देश में राजनीतिक दलों ने रेवड़ी कल्चर को अपना लिया है और ये देश के लिए ठीक नहीं है। उनका मानना है कि मुफ्त की इन योजनाओं के कारण से देश विकास की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा, प्रदेश विकास की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा। ये बड़े बड़े हाईवे, इंफ्रास्ट्रक्चर के तमाम काम कैसे होंगे जब सरकारी धन को बड़े पैमाने पर लोगों के बीच में मुफ्त में बांटने का चलन रहेगा। और मुफ्त में बांटने की वजह ये नहीं कि लोगों का भला करना है, मुफ्त में बांटने की वजह यह है कि राजनीतिक दल अपने वोट बैंक को बड़ा करना चाहते हैं या सुरक्षित रखना चाहते हैं और इसके लिए सरकारी धन को लुटाने में परहेज नहीं करते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने यह बात की है तो उसे संजीदगी से लिए जाने की जरूरत है। देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी की चिंताओं से हम सहमत हैं, लेकिन साथ ही समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये कोशिश केवल विपक्षी दल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रेवड़ी बांटने की कोई कोशिश नहीं की जाती है। क्या भाजपा शासित दलों में जनता को मुफ्त की योजनाएं नहीं दी जा रही हैं? क्या केंद्र सरकार की अपनी योजनाओं में मुफ्त का कोई दखल नहीं होता है? क्या विपक्षी दलों ने ही इस होड़ को बढ़ावा दिया है या जहां पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं है वह भी इस अंधी दौड़ का हिस्सा बन जाती है? कहीं कोई टीवी देने की बात करता है, कहीं कोई मोबाइल देने की बात करता है, कोई स्मार्टफोन को देने के संदर्भ में अपनी उपलब्धि बताता है, कोई लैपटॉप को बांटकर गौरवान्वित होता है। हद तो ये हो गई कि लोग स्कूटी भी बांटने की बात कर रहे हैं, मुफ्त में घर पे राशन पहुंचाने के संदर्भ में उपलब्धि बता रहे हैं। तो समझना मुश्किल है कि दरअसल शिकायत किस बात को लेकर है। कोई मुफ्त में बिजली देने को अपनी उपलब्धि बताता है, कोई पेंशन के संदर्भ में पुरानी स्कीम को लागू करने को एक ऐतिहासिक कदम बता देता है। तो ऐसी घोषणाओं की भीड़ के बीच में ये तय कैसे किया जाए कि कौन देश के हित में सोच रहा है और कौन दल के हित में सोच रहा है। तो इसी पर हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि देश किस मुकाम पर है, प्रदेश किस मुकाम पर है और उन सब के बीच में राजनीतिक दल क्या हासिल करने के लिए इस प्रकार की घोषणाएं कर रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई घोषणा की जाती है उसके साथ में राजनीतिक दल या उनके नेता ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये हम जो कुछ भी कर रहे हैं, ये कदम जो हम उठा रहे हैं, ये जो वायदा हम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपने राज्य या देश की प्रजा का भला करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। पर ये सेवा के लिए है या इस सेवा की आड़ में खुद के लिए मेवा का इंतजाम करने के संदर्भ में इस पर भी हम बात करेंगे। चार खास मेहमान इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय कराएं उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र पंडित श्रीराम शर्मा जी का दिया हुआ है। उन्होंने कहा था कि आज का लिया कर्ज कल चुकाना पड़ेगा। इससे यह नहीं सोचा जा सकता कि कर्ज के नाम पर लिया हुआ पैसा मुफ्त में मिल गया। पाप का दंड आज नहीं भुगतना पड़ेगा तो किसी को यह नहीं समझ बैठना चाहिए कि उससे सदा के लिए छुट्टी हो गई। आचार्य श्रीराम शर्मा जी ने जब यह बात कही थी ना तो शायद उनके जहन में व्यक्ति ध्यान में था। उन्हें सरकार या सत्ता में बैठे लोग या राजनीतिक दल शायद जहन में नहीं थे। राजनीतिक दल या सत्ता में बैठे लोगों का नजरिया यह होता है कि कर्ज हमने लिया है पर इसे चुकाने की जिम्मेदारी हमारे हिस्से में थोड़ी आने वाली है। आगे जो सरकार में आएगा वो इस कर्जे को भुगतेगा। हम सत्ता में बने रहें इसके लिए जो कर्ज की जरूरत है वो कर्ज लेने में हम गुरेज क्यों करें। यही कारण है कि तमाम राज्यों के हालात दिन पे दिन खराब हो रहे हैं और इसी को अपने ध्यान में रखते हुए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसका हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ चार खास मेहमान हैं। हमारे साथ में देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल अर्थात भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश के प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी खासतौर पर मौजूद हैं। हमारे साथ नीरज मिश्रा जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, वह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। आम आदमी पार्टी इन दोनों भाजपा के खासे निशाने पर रहती है, अपनी नीतियों को लेकर, अपने कार्यक्रम को लेकर, अपनी घोषणाओं को लेकर वह हमारे साथ हैं। और इन सबके बीच में निष्पक्ष राय देने के लिए जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर आचार्य सारथी जी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा शुरू करें उससे पहले दो बयान दर्शकों से साझा करते हैं। एक प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था और उसकी प्रतिक्रिया में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा, और उसके बाद डॉक्टर हितेश वाजपेयी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बार सुने क्या कहा।
आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है, केजरीवाल फ्री बीज दे रहा है, मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। जब आप अपने दोस्तों के हजारों हजारों करोड़ रुपए के लोन फ्री में माफ कर देते हैं, ये फ्री की रेवड़ी है। जब आप विदेशों की यात्रा में जाते हैं और विदेशों की यात्रा के बहाने आप अपने चंद दोस्तों के लिए वहां ठेके लेते हैं विदेशी सरकारों से, ये फ्री की रेवड़ी है। हजारों करोड़ रुपए के ठेके देते हैं, अपने को देते हैं, अपने दोस्तों को ठेके देते हैं वो सारे, और सारी सुविधाएं अपने मंत्रियों को देते हैं। जनता सुविधा मांगे तो कहते हैं कि नहीं नहीं ये फ्री भी रेवड़ी बांट रहे हैं। तो ये नजरिया है। एक तरफ प्रधानमंत्री हैं जो बता रहे हैं सावधान रहने की जरूरत है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जनता के लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो उस पर ऐतराज है, स्वयं के संदर्भ में जो कुछ कर रहे हैं उस पर कोई बात नहीं है। तो इस रोशनी में डॉक्टर हितेश वाजपेयी आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूँ। ये फ्री की रेवड़ी अचानक बात कहाँ से आ गई? भाजपा शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री मंचों से भाषण देते हुए थकते नहीं कि जनता के लिए हमने क्या नहीं किया, जनता के लिए हम क्या नहीं कर रहे हैं, क्या सहूलियत नहीं दे रहे हैं। संबल योजना देखो कमलनाथ ने बर्बाद कर दी थी, हम फिर लेकर आ गए, 100 रुपये में इतनी बिजली जलवा दे रहे हैं, मुफ्त में पंप दे रहे हैं, कन्यादान योजना के लिए कर रहे हैं, लाडली लक्ष्मी योजना लेकर आ रहे हैं जिस मध्य प्रदेश में आप बैठे हैं। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में मुफ्त में गाय देंगे, नाई पट्टी का सामान देंगे, जूते देंगे, चप्पल देंगे, बीज देंगे, खाद देंगे, क्या नहीं दिए? और अचानक आपको लगा अच्छा नहीं है, गलत है, देश के संदर्भ में ठीक नहीं है। क्या हो गया अचानक? थोड़ा बताइए ना हितेश जी। देखिए, पहली चीज तो आप जिस पर चर्चा कर रहे हैं वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है जी। ये हम चारों पांचों को बहुत अच्छे से समझ में आता है और दर्शकों को भी आता है जी। तो कोई हम इसमें चर्चा करते समय ये नहीं सोचे कि इसमें हमको कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक की जरूरत है इस साधारण से सिद्धांत को समझने के लिए जी। और ये बात सही है कि हमने जिस अर्थशास्त्र और लोकतंत्र को चुना है, सत्ताओं को चुना है, उसमें अंत्योदय हमारा पहला लक्ष्य है। अंत्योदय का अर्थ चुनावोदय नहीं है, दोनों में थोड़ा अंतर है। अंत्योदय का अर्थ ये है कि जो हैव नॉट्स हैं, जिसको हम लोग इकोनॉमी की भाषा में कहते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है साहब, उनका चिंता करना, उनका ध्यान करना। और इसी को हमने एकात्म मानववाद का प्रतीक माना है कि भाई हमको एकात्मता से सोचना है। जिसके पास अपार दौलत है वो भी देश का नागरिक है और जिसके पास खाने को नहीं है वो भी देश का नागरिक है। वो भी हम देश को यदि एकात्मता के रूप में, एक शरीर के रूप में देखें तो उसका हिस्सा है। और इस नीतियों पर चल के हम यदि किसी को एक बेसिक मिनिमम चीजें देने का प्रयास करते हैं तो मुझे लगता है कि वो एक अप्रोच की बात अलग हो जाती है जी। लेकिन अंत्योदय से चुनावोदय की तरफ हम बढ़ते हैं जी। तो मुझे लगता है वो कोई भी दल करे। देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने दल का नाम नहीं लिया है तो ये मान के चलिए कि उसमें हम भी शामिल है, तो कोई उसमें कोई वाली बात नहीं है समझने की बहुत ज्यादा। और आप चाहो तो हम तो आपके व्यंग्य के लिए भी बिल्कुल तैयार बैठे हैं, क्योंकि पत्रकार भी अंत्योदय मांगते हैं। वो बोलते साहब हमको तो टोल रोड पे चाहिए, फ्री में जाना है। तो इसीलिए कोई नोबडी इज स्पेयर्ड ऑफ। किसी को भी यदि निःशुल्क कुछ मिलता है तो उसको अच्छा लगता है और इस अच्छे लगने की सीमा बस हमें तय कर दी है, क्योंकि इस अच्छे लगने की कॉस्ट जो होता है अंत में ट्रेजरी देती है जी। और अर्थशास्त्री महोदय आपके सामने प्रोफेसर साहब बैठे हैं, वो बता ही देंगे
तो भाई हम उस चीज की कीमत दें जिसकी देश को जरूरत है। मैं थोड़ा इतनी हितेश जी बात आपको है। रोकना चाहूंगा। आपने बड़ी सरलता से हम भी शामिल है कह के बचने की कोशिश कर ली। देश के प्रधानमंत्री जब संबोधित कर रहे थे तो ये बता रहे थे कि देश को सावधान रहने की जरूरत है, ऐसी कोशिश करने वालों से सावधान रहने की जरूरत है, देश को इससे बचने की जरूरत है। तो क्या डॉक्टर हितेश वाजपेयी मानते हैं कि बतौर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कहने का आशय है कि भारतीय जनता पार्टी से बचने की जरूरत है? क्योंकि आप ही कह रहे हैं कि हम भी शामिल हैं और देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है, इससे बचने की जरूरत है, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। और आपने जो कहा कि हम तो एकात्म मानववाद में हैं, अंत्योदय में हैं, ये कौन सा अंत्योदय है? उत्तर प्रदेश में बीजेपी का घोषणा पत्र था, 2 एलपीजी मुफ्त देंगे, एक होली पे देंगे, एक दिवाली पे देंगे, स्कूटी देंगे, जो भी लड़की कॉलेज पहुंचेगी उसको मुफ्त स्कूटी देंगे, किसानों को मुफ्त बिजली देंगे। तो थोड़ा बताए ना, बाकी राजनीतिक दलों के मुकाबले में डॉक्टर हितेश वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जाने वाली ये घोषणाएं किन मायनों में अलग हैं, किन दृष्टियों से अलग है? हुजूर जी अच्छा मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले ही मैंने कह दिया कि भारत की राजनीति में कोई भी दल इससे ऊपर नहीं है। अब इसके बाद मुझे मालूम है कि भाई 2 जूते तो मुझे भी पड़ने हैं आपसे, तो मैंने कोई मना थोड़ी मैं किया इस बात के लिए। डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने ऐसा डिफेंसिव लिया है कि आदमी ऑफेंसिव भी कैसे हो। उन्होंने पहले ही मान लिया प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है वो जो भी बोला हो, पर हम इस रास्ते पर नहीं, हम दूसरे ही रास्ते पर हैं, तो हमें भी शामिल मान लिया जाए। अब जब व्यक्ति यही बोल दे तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या प्रधानमंत्री अब दलगत भावनाओं से ऊपर उठ गए हैं? तो अब भाजपा के भी खराब दिन शुरू हो रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद ही सार्वजनिक मंच से आपकी पार्टी की रीति नीति को खारिज कर रहे हो, देश को आह्वान कर रहे हैं सावधान रहो ऐसे लोगों से। तो हालत ये आ गई कि अब भाजपा से भी सावधान रहने का आह्वान प्रधानमंत्री को करना पड़ रहा है। हितेश जी, कितनी चिंता की बात है आपके लिए? देखिए हिमांशु जी, मुझे मालूम है ना कि आप उसको बार बार किधर मोड़ के लाएंगे, और लाई है, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को भी मालूम है, उन्होंने ये वक्तव्य दिया तो सबसे पहले हिमांशु जी आईना उन्हीं को दिखाने वाले हैं। तो भाई देश का प्रधानमंत्री कोई बात कहे या ना कहे, तो उन्होंने ये निर्णय लेने के बाद उन्होंने इस बात को कहा है जी, और इस बात को यदि कहा है तो यस वी स्टैंड बाय विद हिम। ऐसा थोड़ा ना है कि मोदी जी की जो मीठा मीठा है वो गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। हिमांशु जी, इतने कमजोर लोग नहीं है हम। यदि वो कहते हैं हितेश वाजपेयी तुमको ये सुधार करना है, तुम भले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, अच्छे आदमी हो, सब कुछ है, लेकिन ये सुधार तुमको करना है। अब इसमें हिमांशु जी देखो बोले हितेश वाजपेयी तो बिगड़ा हुआ है तुम्हारा, कहाँ से पकड़ रहा है बोले, मतलब तुम्हारा कार्यकर्ता। मैं इसके उत्तर लेने के लिए जाऊंगा जब मैं डॉक्टर आचार्य सारथी के पास जाऊंगा। 8 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद और उससे पहले तकरीबन 12 साल मुख्यमंत्री रहने के दौरान ये बात नरेंद्र मोदी जी ने नहीं कही। 2022 को शनिवार को जालौन में ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, ये सवाल को लेकर मैं डॉक्टर आचार्य सारथी आपके पास आऊँगा, लेकिन इससे पहले नीरज मिश्रा जी मेरे साथ में हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनसे समझना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी की बात को गंभीरता से कितना लिया जाना चाहिए। नीरज जी, हितेश वाजपेयी जी ने तो कह दिया हम भी शामिल हैं, अब सुधार करेंगे, ऐसी बात भी वो बोल रहे हैं। आने वाले समय में चुनाव में देखेंगे घोषणा पत्र भाजपा के कैसे आएंगे, कैसा सुधार करेंगे। लेकिन आपसे समझना ये चाहूँगा कि क्या नरेंद्र मोदी ने कहा है इसलिए आप विरोध में रहेंगे, या आप मानते हैं एक जायज़ बात कही गई है, एक तर्कसंगत बात कही गई है, एक युक्ति संगत बात कही गई है, इस पर विचार करने की ही जरूरत नहीं बल्कि कदम उठाने की जरूरत है? क्या कहते हैं नीरज जी? एक तो जो वाजपेयी जी ने बात कही और मॉरल हाई ग्राउंड ले लिया जी, उसके बाद डिबेट की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं पड़ती है जी, लेकिन जो बात आपने कही जी, वो बात भी सत्य है कि सिर्फ प्रधानमंत्री ने ये कहा है तो उसका विरोध करना तर्क संगत नहीं है जी। हम लोगों को ये जरूर समझना होगा कि हम लोग किस परिवेश में इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं। जी, जब कांग्रेस की सरकारें इस देश में रही हम लोगों ने ये परिकल्पना की कि हम जो समाज का आखिरी व्यक्ति है उसको मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो उसके अंतर्गत हम लोग पीडीएस स्कीम लेके आए, हम लोग एजुकेशन स्कीम्स के बारे में बात करने लगे और ऐसी चीजों के बारे में बात करने लगे जिससे समाज का जो पंक्ति का आखिरी व्यक्ति है, जो महात्मा गांधी जी की परिकल्पना थी, उसको हम मेन स्ट्रीम में लेकर आए। लेकिन जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इन स्कीम्स के बारे में ये बोलते हैं कि ये रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश के उस गरीब, उस
उस आम आदमी और उस व्यक्ति को जो अपने आप कुछ करके जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, जो उस इकोनॉमिक बैरियर को तोड़ना चाहता है, जिसमें सरकार उसकी मदद कर सकती है, उसको अगर रेवड़ी के भरोसे, खैरात के भरोसे छोड़ने की बात करते हैं, तो ये उसके आत्म स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाने की बात है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। इसका आप विरोध करते हैं, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अचानक प्रधानमंत्री को यह बात कहनी क्यों पड़ी? जो सरकार पिछले 2 साल से पूरे देश को बता रही थी अपनी क्रांतिकारी इस योजना के संदर्भ में कि कोविड काल के दौरान देखो हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध करा रहे हैं, उस सरकार के मुखिया ने शनिवार को कहा है ये ठीक नहीं, रेवड़ी बांटना, इससे सावधान रहने की जरूरत है। इसमें कुछ तो कहिए नीरज जी। सर, कोरोना काल से पहले मुझे तो 18 अगस्त 2015 का माननीय मोदी जी का बयान जो उन्होंने बिहार में दिया था, दोनों हाथ उठा के, भाई और बहनों, मैं अपने खजाने में से कितना पैसा आपको दूं, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, नहीं 1 लाख करोड़, और 1.25 लाख करोड़ का उन्होंने अनाउंसमेंट किया, जो आज तक कुछ नहीं हुआ। ये चुनाव के दौरान उन्होंने प्रचार किया था। अगर माननीय मोदी जी अपनी बात को ही अब जनता को कह रहे हैं कि आप सावधान रहिए, तो इस जनता को हम लोग तो पिछले 7 साल से कह रहे थे कि ये बहरूपिये हैं, इनसे आप सावधान रहिए, और अब वो तो खुद मानने लगे हैं। तो अब जनता को उनसे सावधान होकर आगे के लिए देश की नियति को तय करना चाहिए। तो देश को सावधान होना चाहिए, आगे के लिए अपनी नियति को तय करना चाहिए, नीरज जी कह रहे हैं। मैं इसे थोड़ा और विस्तार देना चाहता हूं। ऐसा लग रहा है लोग डिफेंसिव हो जा रहे हैं इस विषय के संदर्भ में, लेकिन मुझे लगता है पवन शर्मा जी शायद डिफेंसिव ना हो, क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने टिप्पणी की, उन्होंने तो किसी दल का नाम नहीं लिया था, पर देश में प्रतिक्रिया एक ही नेता की आई, उनका नाम अरविंद केजरीवाल। उन्हें लगा कि मुझे ही टारगेट करके बातें कही गई हैं। तो नीरज से निकल के पवन जी आपके पास आता हूँ और आपसे जानना चाहता हूँ, इतना बौखला क्यों गए आपके नेता अरविंद केजरीवाल जी? क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी ने तो सबसे सावधान रहने की बात कही थी, हितेश जी तक सावधान हो गए, बोले हाँ हम भी शामिल हैं, पर अरविंद केजरीवाल जी को लगा कि केवल मैं ही हूं। ये केवल मैं का बोध क्यों आया? क्या ऐसा कर रहे हैं जिसके कारण से लगा कि रेवड़ी केवल आप ही बांट रहे हैं? आपके मन में इतनी उदारता है, आपके हाथों में ऐसा करने का सामर्थ्य है, जिसके चलते प्रधानमंत्री जी को लगा कि आपको ही टारगेट किया जाए? जी हिमांशु जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा रखी। जी देखिए, हितेश भाई से मैं बड़ा एग्री करता हूं कि इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि देखिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बड़े आसान शब्दों में समझा जा सकता है कि ये पूरा मसला क्या है। आज किसी भी मध्यम वर्ग के परिवार के लिए महंगाई इतनी चरम पर है कि उनके लिए जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल हो गया है। ये सबके सामने है। जो गैस का सिलेंडर 400 का आता था, 1000 से ऊपर का आ रहा है। जो पेट्रोल 57 रुपए का आता था, 100 से ऊपर का आ रहा है। बेरोजगारी दर आज चरम पे है। देखिए ये हालत आज देश की जो है, वहीं पे अरविंद केजरीवाल जी अपने दिल्ली के लोगों को जरूरी सहूलियतें देने का काम कर रहे हैं। आज हम दिल्ली में इसकी बीमारी चलती है कि अगर भगवान ना करे किसी का रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो आप उसको उठा के किसी भी पास के अस्पताल में लेके चले जाइए, महंगे से महंगा अस्पताल होगा, उसकी सारे खर्चे की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की होगी। अगर ये रेवड़ी है तो जी हम रेवड़ी बांट रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी इस महंगाई के दौर में दिल्ली के लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री देते हैं और उनके घर के पैसे बचते हैं महंगाई के दौर में। अगर भाजपा को लगता है रेवड़ी है तो जी हम रेवड़ी दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के 18 लाख बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, जो इनका 99% से ऊपर आज देखिए रिजल्ट आ रहा है, ये आंकड़े हैं। और देखिए उन बच्चों का आईआईटी जैसे संस्थान में एडमिशंस हो रहे हैं, इंजीनियरिंग जैसे संस्थानों में एडमिशंस हो रहे हैं। अगर इनको लगता है कि गरीब के अमीर के सबके बच्चों को अच्छी शिक्षा देना रेवड़ी है, तो जी हम रेवड़ी बांट रहे हैं। आज दिल्ली में देखिए हिमांशु जी, आज दिल्ली में किसी भी नागरिक का अगर इलाज का खर्चा चाहे 1 लाख से लेके 50 लाख तक, 1 करोड़ तक कोई भी खर्चा आता है बड़े से बड़े इलाज का, वो दिल्ली सरकार फ्री इलाज करवाती है। अगर इनको लगता है कि भाई हम दिल्ली के लोगों को उनके टैक्स से सहूलियत दे रहे हैं, तो ये रेवड़ी है। मैं मानता हूं, देखिए हिमांशु जी, मैं चीज बताता हूं असली रेवड़ी है क्या। जी असली रेवड़ी ये है, केंद्र सरकार ने, भाजपा की केंद्र सरकार ने पिछले 7 सालों में बड़े बड़े पूंजीपति मित्रों का 11 लाख करोड़ रुपए माफ किया है। ये रेवड़ी है। एक ऐसी कंपनी है जिस कंपनी ने 17 बैंकों से लोन लिया, लगभग 42,000 करोड़ का लोन लिया, और उस लोन को वो कंपनी लेके भाग गई और उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, तो ये रेवड़ी है। देश के ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं
जो देश का पैसा लेके से विजय माल्या हो गए, नीरव मोदी हो गए, मेहुल चोकसी हो गए, ये लोग देश का, हमारा, आपका, सबका पैसा लेके भाग गए, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई और केंद्र सरकार ने उनको बचाने का काम किया। ये रेवड़ी है। आज देखिए, कोयला का संकट बहुत दिन पहले देश में चला था। आपने भी कोई खबर उसमें प्रोग्राम किया होगा। पूरे देश में सारी सरकारें कोयले के संकट पे बात कर रही थी। वो संकट कैसे आया था? देखिए, आपका जो कोल इंडिया है, जो कि पूरे देश में कोयले का उत्पादन करता है, खनन करता है, उस कोल इंडिया के रिपोर्ट के हिसाब से 32% कोयले का उत्पादन बढ़ा है। ये ऑन रिकॉर्ड है। और देखिए, जब कोयले की संकट की बात आई, तो केंद्र सरकार ने एक फरमान जारी किया कि 10% कोयला आपको विदेश से खरीदना पड़ेगा। हमने तब भी सोचा कि देखिए, ये विदेश से क्या है, तो लोग कहते थे नहीं तो आप जल्दबाजी में बात कर रहे हैं। आज देखिए, वो जहां पे एक हमारे देश के बहुत बड़े आदमी हैं, जिनका विदेश में कोयले की खदानें हैं, और 10% कोयला उनसे खरीदा जाता है। वो कोयले का रेट आपको बताता हूं। अगर कोई राज्य सरकार अपने बिजली उत्पादन के लिए थर्मल पावर प्लांट के लिए कोयला खरीदती है, कोल इंडिया देश की कंपनी है, उससे खरीदती है, तो आपको 3,000 रुपए के हिसाब से लगभग वो आपको पे करना पड़ता है। लेकिन जहां पे इनके पूंजीपति मित्र जो है अडानी जी है, उनकी कंपनी से आप विदेश में मैंडेटरी 10% कोयले वाला खरीद करनी पड़ेगी, उसकी कीमत 30,000 रुपए आएगी, लगभग 10 गुना आएगी। मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा इस दलील के संदर्भ में पवन जी, बाकी तो बात आपसे करूंगा ही। क्या वो 10% की शर्त में ये शामिल किया गया है कि आपको 10% विदेश से लेना है और अडानी की कंपनी से लेना है, या आपका कहना है कि इस दुनिया में विदेश में कोयला केवल एक ही शख्स बेचता है या एक ही कंपनी बेचती है जो अडानी से ताल्लुक है? ओपन मार्केट है, ओपन मार्केट से खरीदा जाना है, या आप अडानी से ही खरीदने के लिए इतने लालायत क्यों हैं, इतने व्याकुल क्यों हैं, इतने परेशान क्यों हैं? हिमांशु जी, मैं आपकी बात को दोहरा रहा हूं। जब आपके घर में आप ही की स्वदेशी कंपनी जो है, सरकार की है, वो 3,000 रुपए में कोयला दे रही है, तो किसी से 30,000 में कोयला लेना ही क्यों, जबकि 32% कोयले का उत्पादन बढ़ा है। ये रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे हितेश भाई ने जो कहा ना, रॉकेट साइंस नहीं है, ये बड़ा सिंपल सा है। ये कोई भी समझ सकता है। कोई भी अर्थशास्त्री हमारे साथ बैठे हैं, आचार्य जी, वो आपको समझा देंगे, पूरे दर्शकों को समझा देंगे। देखिए, आज देश की हालत ये है वांशु भाई, ये रेवड़ी है असली बात। अगर किसी देश में, अगर मान लो आज हमारे देश में हम ये बात कर रहे हैं, हमारे देश के आपके एमएलएज हैं, आपके सांसद हैं, आपके मंत्री हैं, उनको अगर बिजली 4-4, 5-5 हजार यूनिट बिजली मंथ की फ्री मिल सकती है, तो हमारे देश के जो हमारे टैक्स पेयर हैं, उनको 200 यूनिट बिजली फ्री क्यों नहीं मिलनी चाहिए? इसलिए नहीं मिलनी चाहिए। मैं आता हूं इस बात पे पवन जी। दिल्ली के संदर्भ में आप बात करते हो तो ऐतराज नहीं है कि दिल्ली सरप्लस स्टेट है, आपके पास खजाने में खर्च से ज्यादा आवक है, इसलिए आप कोई फैसला लेते हैं तो उस पर सवाल नहीं। पर कर्जे में डूबे हुए हैं गले तक, सांस लेने की हैसियत नहीं है, इसके बावजूद भी आप और कर्ज लेकर बांटने की बात करते हैं, इसमें सवाल है। पंजाब के संदर्भ में आप हर व्यक्ति को 300 यूनिट बिजली देना चाहते हैं। किस पंजाब को, जो अपनी जीडीपी का 45% कर्जे में डूबोया हुआ है, 2,63,000 करोड़ का कर्जा है। पंजाब का विद्युत निगम जो है वह कर्जे में बुरी तरीके से डूबा हुआ है। इसके बाद भी वोट लेने की खातिर आप ये वायदा करते हैं कि हम हर एक को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, तो सवाल तो उठेगा ना। आपके पास में अपना भुगतान करने के लिए पैसा नहीं है, आप और कर्जे लेकर लुटाने की बात कर रहे हैं, तो सवाल नहीं उठेगा? क्या प्रधानमंत्री की इस बात को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा? क्या इस विषय पर विचार नहीं किया जाएगा? पवन जी, मैं आपको जवाब देता हूँ। देखिए हिमांशु जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही। आप कुछ आंकड़े में गिना देता हूँ। जब हमने 2015 में दिल्ली में सरकार जब बनाई, तो हमारा बजट जो था दिल्ली सरकार का, वो लगभग 29,000 करोड़ का था जी। और आज 5 साल, हमारी 7 साल सरकार चलाने के बाद, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार चलाने के बाद, वो आज हमारा बजट 76,000 करोड़ का है। और बिना किसी कर्जे के, आपकी मैं थोड़ा सा संशोधन करना चाहता हूँ, बिना किसी कर्जे के आज दिल्ली सरकार की सीएजी की एक ऑडिट आई है। दिल्ली एक ऐसा इकलौता राज्य पूरे देश में जिसका बजट सरप्लस में चल रहा है, घाटे का बजट नहीं है, सरप्लस। ये तो मैंने खुद ही कहा ना पवन जी कि दिल्ली के संदर्भ में आप ये बात करते हैं तो समझ में आती है, लेकिन पंजाब के संदर्भ में ये बात समझ में नहीं आती। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं है। तो अगर अरविंद केजरीवाल के संदर्भ में बात की जाएगी तो केवल दिल्ली को लेकर बात नहीं की जाएगी। अगर आप पवन शर्मा जी आए तो दिल्ली सरकार के प्रवक्ता के तौर पर नहीं, बल्कि क्षेत्रीय से राष्ट्रीय पार्टी होने की कोशिश में जुटी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो आपसे जो बात की जाएगी वो राष्ट्रीय संदर्भ में की जाएगी। और उसके अंदर सवाल है कि कर्ज में डूबे हुए राज्यों को इस तरीके से लुटाने के संदर्भ में कदम उठाने की इजाजत
कैसे दी जा सकती है? और क्या ऐसी घोषणाएं करते समय या ऐसे फैसले लेते समय शर्म नहीं आती है? जो कर्ज में डूबा हुआ है, हम अपने आसपास के परिवेश में क्या देखते हैं? कोई ऐसा व्यक्ति जो कर्ज में डूबा है और शाही खर्च करता है तो वो उपहास का पात्र बनता है। क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसे तमाम राज्य और ऐसी सरकारें उपहास का विषय होना चाहिए, सराहना का नहीं? देखिए हिमांशु जी, आपने बड़ी सही बात करी। मैं आपका जवाब देना चाहता हूँ। देखिए आज पंजाब के ऊपर कर्जा है। आम आदमी पार्टी की सरकार पहले पंजाब बनी थी, अभी हाल ही में सरकार बनी है। एक बड़ा छोटा सा मूल मंत्र मुझे लगता है अपने इतने राजनीतिक दौर में कोई भी सरकार के लिए सबसे बड़ी इंटेंशन होनी चाहिए ईमानदारी। आज दिल्ली सरकार का बजट क्यों बढ़ा है? देखिए मैं कुछ आंकड़े आपको और बता देता हूँ। दिल्ली सरकार केंद्र सरकार को टैक्स देती है लगभग 2.25 लाख करोड़ का, और केंद्र सरकार से वापस हमको कितना मिलता है? लगभग 325 करोड़ रुपए, मात्र 325 करोड़ रुपए। बाकी जो हमारा बजट है वो दिल्ली के सारे हमारे आय के स्रोत हैं, उनसे बनता है। ये पैसे कैसे बचाए? हम 200 यूनिट बिजली किसी को फ्री कैसे दे पाते हैं? हिमांशु जी, उसका तरीका एक ही है। हम जो फ्लाईओवर दिल्ली में बनाते हैं, कोई एक उदाहरण आपको बताता हूं। जो फ्लाईओवर 300 करोड़ रुपए का बनना चाहिए, वो फ्लाईओवर हमारा 200 करोड़ रुपए में बन जाता है। उसमें जो 100 करोड़ रुपए बचते हैं, उसको हम दिल्ली के जनता के लिए सुविधाएं देने के लिए खर्च करते हैं। आप वही उदाहरण बीजेपी का बता देता हूं। रानी झांसी फ्लाईओवर दिल्ली में एक बना है, जिसकी कीमत, जो स्टार्टिंग कीमत थी, वो 170 करोड़ रुपए में बनना था, लेकिन जब बन के कंप्लीट हुआ लगभग 770 करोड़ रुपए में फ्लाईओवर बना। तो वो जो पैसे का गैप है ना हिमांशु भाई, उसको हम नहीं आगे लेके जा पाते। दूसरा, पंजाब की आपने बात करी। पंजाब में हमारी सरकार हाल ही में बनी है, उसका पूरा हिसाब किताब हमारे पास है। पढ़े लिखे लोग उस पर काम कर रहे हैं। आप अपना भ्रष्टाचार रोक दीजिए। जो आपके फाइनेंशियल लीकेजेस है ना, आप उस लीकेजेस को बंद कर दीजिए। आपके पास पैसा ही पैसा बच जाएगा। और तो उस पवन पैसे जी से का आप कहना है कि रेवड़ी दिक्कत नहीं है, करप्शन दिक्कत है। करप्शन को रोकिए तो रेवड़ी बांटने में कोई दिक्कत नहीं है। लोगों की जरूरत है और टैक्स से मिला हुआ पैसा है, जिन्होंने टैक्स दिया है उनको सुविधाएं दे रहे हैं, तो ये मुफ्त की श्रेणी में कैसे आता है? एक दृष्टिकोण है पवन जी का, उस दृष्टिकोण को भी शायद समझने की जरूरत है। मैं आऊंगा नीरज जी आपके पास, लेकिन हमारे साथ जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर आचार्य सारथी जी हैं, काफी देर से जुड़े हुए हैं। उनके नजरिए को जानकर ही हम इस चर्चा को कोई दिशा दे पाएंगे। तो डॉक्टर आचार्य सारथी जी, आपके पास आ रहा हूं और आपसे समझना चाहता हूं, क्या देश के प्रधानमंत्री 8 साल बाद इस हकीकत को समझ पाए हैं कि रेवड़ी बांटना देश के लिए कितना खतरनाक है? या श्रीलंका के हादसे ने उन्हें चेता दिया है कि ये गोटबाया राजपक्षे और उसकी सरकार का जो हश्र हुआ है, मुफ्त के चक्कर में, गलत नीतियों के चक्कर में, गलत फैसलों के संदर्भ में, टैक्स घटाने के चक्कर में, तो समझ में आ गया है ये रास्ता ठीक नहीं है? ये दृष्टिकोण है या कोई और गंभीर बात ऐसी है जो हम सामान्य बुद्धि वाले नहीं समझ पा रहे हैं? पर आप जाने माने अर्थशास्त्री हैं, आप कुछ ऐसा समझ पाए हो जिसके चलते प्रधानमंत्री जी 8 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस तरीके से बचने की जरूरत है, इस हेर फेर के खेल से बचने की जरूरत है, ऐसी पार्टियों से बचने की जरूरत है, और उस पार्टी से भी बचने की जरूरत है जिसके नेता, जिसके प्रवक्ता के तौर पर डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ बैठे हुए हैं? जी आचार्य सारथी जी। शुक्रिया। मैं एक कबीरदास जी का दोहा बोलना चाहूंगा, एक, अगर आपके परमिशन हो। उसमें लिखा है, ताते पाप पसारिए जाति लंबी सौड़। जी, ये बहुत पहले कहा गया है कि आप ज्यादा से ज्यादा खर्च करोगे और आपके पास आमदनी नहीं होगी तो आपको श्रीलंका जैसी सिचुएशन में आना पड़ेगा। नाउ हैविंग स्टार्टेड दैट, मैं आपसे कहूंगा कि जो रेवड़ी की बात हो रही है जी, कुछ रेवड़ी को एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन में कहना गलत होगा जी। रेवड़ी जो है बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है। मैं दिल्ली के मुख्य जो प्रवक्ता है उनसे बिल्कुल सहमत में हूं कि गरीब लोगों को एजुकेशन, हेल्थ लगाना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या ये जरूरी है कि फ्री बिजली दी जाए? और मैंने फार्मर्स पंजाब में देखे हैं जिनके पास मर्सिडीज बेंज भी है, उनके पास भी फ्री बिजली आती है जी। बहुत सारे किसान मैंने राजस्थान में देखे हैं जो कि किसान के नाम पे बहुत सारी चीजें उनको फ्री मिल जाती हैं, इंक्लूडिंग फ्री बिजली, फ्री दिस, फ्री दैट, एक्सेट्रा, टैक्स नहीं देते हैं। तो हमारे यहाँ ये जो फ्री है इसके बहुत ज्यादा कॉम्पोजिशंस हैं। तो इसमें कहूंगा कि बिजली, फर्टिलाइजर सब्सिडी जिसमें 1 लाख करोड़ के ऊपर हम लोग देते हैं ये, और सबसे बड़ी पेंशन, ये जो हम एमएलए, एमपी और ये जो ऐसे लोगों को पेंशन देते हैं कि 5 साल रह लिए, 10 साल रह लिए 2 जगह से, तो 2 जगह से पेंशन मिलेंगी, इसको मैं बहुत बहुत बड़ी रेवड़ी कहूंगा जी। तो इस प्रकार की रेवड़ियां यदि हम बंद करें और रेवड़ियां जो है वो बच्चों की एजुकेशन में लगाई जाए,
क्राइसिस के टाइम फूड में दी जाए, उज्ज्वला योजना में एक स्पेसिफिक टाइम पे जिसका एक सनसाइज और एक सनसेट टाइम हो कि भाई इस पीरियड के लिए हम दे रहे हैं, वो बहुत जरूरी है ना। इसमें दूसरी चीज जो आई है, अब मैंने डिस्कशन में देखी थी, वो थी मुद्रास्फीति की, इन्फ्लेशन ना। इन्फ्लेशन सब लोग कहते हैं, अनफॉर्चुनेटली सब लोग कहते हैं कि ये ऑयल प्राइसेस की वजह से है, लेकिन यदि आप एक्चुअल डीलिंग देखेंगे, आज जो ऑयल प्राइसेस है वो ऑयल तो ऑलरेडी जनवरी दिसंबर में खरीद लिया गया था जी। हमारे ऑयल प्राइसेस के यूजुअली क्या होता है कि 4-6-8 महीने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट आ जाते हैं और प्राइसेस भी फिक्स होती है, क्वांटिटीज भी फिक्स होती है जी। तो अभी जो ऑयल प्राइसेस आई हैं इसका तो आपको अक्टूबर में पता चलेगा। तो ऐसा है कि लास्ट ईयर यदि आप देखें, सरकार ने 20-25 बार ऑयल की कीमत बढ़ाई थी जी। उसका असर अभी आपको पड़ रहा है मुद्रास्फीति के तौर पे जी। ऑयल से ट्रांसपोर्ट बढ़ता है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है, फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ती है, सब कुछ बढ़ता है ऑयल से। तो वो जो बढ़ी थी जुलाई से जनवरी तक, वो जो हर महीने हर 15 दिन को ऑयल प्राइस बढ़ती थी, कई बार रोज बढ़ती थी, उसका असर आपको अभी नजर आ रहा है। तो मैं तो ये कहूंगा कि जो रेवड़ी बढ़ती है, रेवड़ी को हमको बहुत केयरफुली देखना है कि जिसको बोलते हैं मेरिट सब्सिडीज, मेरिट सब्सिडीज को कंटिन्यू करना बहुत जरूरी है, और जो नॉन मेरिट सब्सिडी है उस पर कट करना बहुत जरूरी है। नाउ कमिंग बैक टू व्हाट हमारे जो कांग्रेस के सीनियर ऑनरेबल नीरज मिश्रा बोल रहे थे, उन्होंने बात तो बहुत सही कही थी। 50-60 साल में उन्होंने बहुत कुछ कहा है, लेकिन उसका असर क्यों था, हार क्यों गए वो बुरी तरह? क्योंकि जो उन्होंने कहा वो किया नहीं। हम गरीबी हटाएंगे, वो तो मिसेस गांधी ने 1974 में कहा था, गरीबी हटी क्या? नहीं हटी। द प्रॉब्लम इज कि हमारे पास सिस्टम्स हैं क्या जिसकी वजह से हम अपने लोगों के पास पहुंच पाए? हमारे पास क्या ये सिस्टम है जिसकी वजह से हम जात के बेसिस पे नहीं लेकिन मेरिट के बेसिस पे हम वोट्स लें? क्या हम 3% से ज्यादा एजुकेशन को 5-6% जो कि कोठारी कमीशन कह गया था वो करें? उसकी वजह से लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से ये जो आज फ्रीबीज की वजह से वोट खरीदे जा रहे हैं वो नहीं खरीदे जाए। लास्ट चीज मैं ये कहूंगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जी, एक पुरानी कहावत है, चीन में कहा जाता है कि इफ यू गिव मी अ फिश आई विल ईट इट टुडे, बट इफ यू टेल मी हाउ टू फिश आई विल अर्न अ लाइवलीहुड। बहुत जरूरी है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होए, लेकिन कहां पे? यदि आप बुंदेलखंड से लेके भोपाल तक की सड़क बनाएंगे, उससे शोलापुर वाले को क्या फायदा होगा जी? तो आप इस प्रकार से कैपिटल एक्सपेंडिचर करिए कि आपको एक तो क्विक रिटर्न्स आए, और दूसरा यह है कि मैक्सिमम लोगों को फायदा हो। मैं डॉक्टर अजय सारथी थोड़ा आपसे तथ्यात्मक बात करना चाहता हूं। आपके साथ मुझे सहूलियत है कि आप किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, तो इसलिए आप ईमानदार मीमांसा मुझे करके दे सकते हैं। जो बात कही गई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, वो देश के प्रधानमंत्री के द्वारा की गई या भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा की गई? ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं कि उन्होंने कहा कि ये मुफ्त के कल्चर से बचने की जरूरत है, देश को, देशवासियों को रेवड़ी से बचने की जरूरत है। पर यही सरकार फैसला लेती है, हम किसानों के लिए सम्मान निधि देंगे, हर क्वार्टर में 2,000 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे, साल में 6,000 रुपये आएंगे। तो इसके संदर्भ में ऐसा फैसला लेने वाली सरकार ये कहे कि मुफ्त के रेवड़ी कल्चर से बचने की जरूरत है। हमारे यहाँ एक बात कही जाती है गानों वानों में, और वो इस प्रकार से कही जाती है कि आप करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो आपसे समझना ये चाहता हूँ कि इसको किस रूप में देखें। अगर आप कोई फैसले ले रहे हैं, देश की सरकार कोई फैसला ले रही है, तो वो लोगों के कल्याण के लिए है। लेकिन वही फैसला अगर जगन रेड्डी ले रहे हैं, वही फैसला अगर नवीन पटनायक ले रहे हैं, वही फैसला अगर अरविंद केजरीवाल ले रहे हैं, वही फैसला अगर स्टालिन ले रहे हैं, तो आप बता रहे हैं कि देखो ये लोग ठीक नहीं कर रहे हैं, ये मुफ्त का खेल ठीक नहीं है, ना देश के लिए ना प्रदेश के लिए। कुछ कहेंगे आप इस पर? इसमें दो प्रकार के आर्ग्यूमेंट हैं जी। एक तो यह है कि जो मैंने कबीरदास जी का कहा था जी कि इन प्रिंसिपल ये बिल्कुल सही है कि आप रेवड़ी इनडिस्क्रिमिनेटली आप नहीं बांट सकते हैं जी, मेरिट सब्सिडी ही देनी है। लेकिन एट द सेम टाइम यदि कहा जाता है कि हम किसानों को ये दे रहे हैं, किसानों को वो दे रहे हैं, इसमें बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें बड़ी प्रॉब्लम यह है कि किसी ने भी, इतने सारे अर्थशास्त्री हैं, इतने लोग हैं जी, किसी ने कोई डिटेल फार्मिंग का एनालिसिस करी है? नहीं करी है। जितने आपका C1, C2, A1, A2 वगैरह जो कैलकुलेट करते हैं, इसमें यदि आप ये देखते हैं फार्म की इनकम जो है
नॉन फार्म की इनकम से 25 से 40% कम है जी। इसका मतलब इसको इकोनॉमिक टर्म्स में बोलते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड। जी। टर्म्स ऑफ ट्रेड जो आपके हैं वो जो औद्योगिक चीजें हैं या सर्विसेज की हैं और फार्म की हैं उसमें गैप है। तो जो सब्सिडी दी जाती है उनको दी जाती है, लेकिन सब्सिडी किसके पास जाती है? उस फार्मर के पास जाती है जिसके पास मर्सिडीज बेंज है, उस फार्मर के पास नहीं जाती है जिसकी जरूरत है, जिसको इसकी जरूरत है। इस विसंगति के संदर्भ में डॉक्टर आचार्य सारथी इशारा कर रहे हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी बीच में हस्तक्षेप करना चाहते हैं, उनका हस्तक्षेप तो सुनेंगे ही, पर साथ में समझने की कोशिश करेंगे डॉक्टर हितेश वाजपेयी आपसे कि आपको ये मुफ्त लगता क्यों है। इस देश की आबादी से जिस तरीके से आपने जीएसटी के बाद से इनडायरेक्ट टैक्स लेने की होड़ मचा रखी है, पेट्रोल कीमतों में जिस प्रकार से ड्यूटी लगा लगा के पैसा उगाने की कोशिशें कर रखी हैं, वो देश जिसमें 25,000 से ज़्यादा वेतन कुल 10% लोगों का जो कामकाजी लोग हैं, वहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से जो आप धन संग्रह कर रहे हैं, कर संग्रह कर रहे हैं, उसके बाद अगर कुछ रियायतें दी जा रही हैं तो उस पर आपको इतनी आपत्ति क्यों हो रही है? आप भी खड़े हो गए साथ में, भाई हम ये कर रहे थे लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा विचार करेंगे। प्रधानमंत्री जी को करेक्ट नहीं करेंगे, आप अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे, अपनी नीति को बदलने की कोशिश करेंगे। जब आप दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद और अंत्योदय के लिए समर्पित हैं, तो क्या वो लोग जो अंत्योदय के अंतर्गत आपको दिखाई देते तो उनका जीवन स्तर सुधर गया कि आपने कहा कि अब हम प्रधानमंत्री जी के कहे अनुसार करेक्शन करेंगे? यह आपका मानना है कि प्रधानमंत्री जी तक आवाज़ पहुंचाएंगे कि अभी भी इस देश में विसंगति है, इस देश में एक बड़ी आबादी ऐसी है जिसके लिए कुछ करने की जरूरत है और सरकारों को वो कदम उठाने ही होंगे, सरकारों को उसके लिए सहारा बनना ही पड़ेगा, सरकार को उन लोगों की जरूरत के लिए खड़ा रहना ही पड़ेगा। इसे वोट कटोरने के कल्चर के तौर पर नहीं बल्कि लोगों की मदद की दृष्टि से ही देखे जाने की जरूरत है। क्या कहते हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी? देखिए हिमांशु जी, इसको जितनी आपने कॉम्प्लिकेटेड व्याख्या करी है, दर्शकों के लिए मैं एक लाइन में कर देता हूँ। और मेरे दोनों युवा साथी साथ में हैं, तो मुझे कोई गुरेज भी नहीं, और आप मुझे जानते हैं, मुझे कोई बहुत शर्म नहीं आती क्योंकि आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स और मैं बहुत फेयर बात करने में रुचि रखता हूँ। अ गुड बेसिकली जो कहा जाता है, अ गुड इकोनॉमी इज ऑलवेज अ बैड पॉलिटी। हमेशा ध्यान रखिए कि जो इकोनॉमिस्ट है, यदि हम उसकी सारी बातें मान लेंगे तो फिर वो केजरीवाल जी सही कहते हैं, केजरीवाल जी सरकार नहीं बना पाएंगे। ये बात भी सच है। तो क्या होता है कि ये जो अंत्योदय और चुनावोदय के बीच का जो डिफरेंस है ये खत्म होता है। और इसीलिए जो आपने सवाल किया था कि उन्होंने किस रूप में बोला, तो मैं आपको बहुत ईमानदारी से कह देता हूँ, उन्होंने एक प्रधानमंत्री के रूप में बोला है, इसमें भी कोई दो मत नहीं है, मतलब कोई इसमें गुरेज नहीं है मुझे कहने में। जब हम एक दल के रूप में जानते हैं तो जाते हैं चुनाव में, तो स्वाभाविक है कि हमारा थोड़ा झुकाव केजरीवाल जी की तरह हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मॉडल की बात कर रहा हूँ, कोई बहुत उसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन हाँ, रेवड़ी और अंत्योदय में अंतर है, इसको डिफाइन आचार्य साहब करवा सकते हैं कि भाई क्रीमी लेयर के प्रावधान हो, जो उसमें से उभर आए उसको बंद कर दिया जाए, पेंशन दी जानी है तो कितने साल किन शर्तों पे दी जानी है। फिर उसके बाद पवन जी आप बुरा मत मानिएगा, मैं आमतौर पे किसी बैशिंग के लिए नहीं बैठा हूँ, ना ही आज कल में अपने चुनाव है आपस में लोगों के, लेकिन अभी पंजाब चुनाव के समय में मैं दिल्ली में कुछ मीटिंग्स में गया तो मेरा मूड हुआ कि मैं कुछ दिन ऑटो में चलूं हिमांशु जी। तो मैं बढ़िया एक ऑटो किया, मैंने उसमें दिन भर घूमा। तो शाम को ऐसे ही लौट के हम आ रहे थे, एयरपोर्ट के पास ही रुके थे, तो ऑटो वाले ने बताया, बोले सर आजकल, मैंने बोला कैसा चल रहा है, उससे पूछते हैं हम लोग। तो अच्छा, ऑटो वाले केजरीवाल जी के अंदर की सब बता देते हैं दिल्ली वाले। तो बोले साहब बाकी सब ठीक है, लेकिन बोले एक बड़ा गड़बड़ चल रहा है। बोले क्या? अच्छा सोचो कितना ईमानदार ऑटो वाला था। बोले सर मेरा क्या होता था, हर 2-3 दिन में मैं एक पौवा ले लेता था और काम चल जाता था। बोले केजरीवाल साहब ने क्या कर दिया, बोले एक पौवा लो एक फ्री उस पे। तो बोले यदि आप क्रेट लोगे तो उस क्रेट पे एक और क्रेट मिल रही है उसी रेट पे। ये मैं एक्चुअल घटना बता रहा हूँ हिमांशु जी। तो मैंने बोला भाई तेरे को क्या दिक्कत है, तू तो बस पीने वाला आदमी है। कौन जी आपके लिए फीडबैक रहेगा अच्छा ये। तो वो इतना अच्छा आदमी था। बोले सर मैं एक क्वार्टर पी के जाता था घर, तो बीवी को भी संभाल लेता था, सब संभाल लेता था। अब वो एक पे एक फ्री जबरदस्ती खोज देता है वो।
केजरीवाल जी के कहने पे। तो अब मेरे को दोनों पीने पड़ते हैं, क्योंकि शराब की भी इज्जत करता था तो बोले अब वो ना मैं अपने आप को संभाल पाता हूँ ना पत्नी को संभाल पाता हूँ। तो बोले सर ये बंद होना चाहिए, और ये बोले मैं पैसे के लिए नहीं कह रहा हूँ, बोले मेरी उतनी जरूरत थी, मैं उतनी पीना चाहता हूँ, मेरे को डबल क्यों दिया जा रहा है। तो ये रेवड़ी होती है चुनावी, कि जब आप 1 क्रेट शराब के ऊपर 1 क्रेट शराब फ्री देने लगते हो पवन भैया, शायद इसकी जरूरत नहीं है। वही दूसरी ओर आचार्य जी ने जो इशारा किया, मैं आज भी आपको बता दूं कि हमारे यहाँ साहब छोटी जोत का किसान अधिकतम है जी। आप डिफरेंशिएट करिए अमिताभ बच्चन और छोटी जोत के किसान में, हम डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, ये हमारी समस्या है। हम चुनाव के कारण सबको सूची में डालते जाते हैं, तो वो बढ़ती जाती है, उसमें स्कॉर्पियो वाले और मर्सिडीज वाले भी किसान हो जाते हैं। लेकिन हम यदि एक्चुअली में जाएंगे तो 5 एकड़ या उससे कम के जो वाकई में जरूरतमंद किसान है, हिमांशु जी आप भी छत्तीसगढ़ बैठे अच्छे से जानते हैं, यदि उनको पंप के ऊपर आधी सब्सिडी ना मिले तो वो सिंचाई ना कर पाए जी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा राशि हो जाती है, तो वो दी जाती है। मैंने उनको फायदा देखा है। फिर उसके बाद जिस पीडीएस स्कीम का नीरज जी ने जिक्र किया, बहुत अच्छा किया है। मैं इस मामले में समर्थक हूँ उनका, कि जब मैं खुद कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष रहा हूँ, जिसको सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन बोलते हैं, जो दिल्ली में शराब बेचता है, हमारे यहाँ गेहूं चावल देता है प्रोक्योर करके। तो जब हम इसको देने जाते हैं साहब, तो कभी आप ट्राइबल एरिया में जाएंगे तो नीरज जी मैं वाकई में बोलूंगा ये बहुत अच्छा काम आपकी सरकारों से शुरू हुआ था। कॉन्सेप्ट ऑफ द अंत्योदय का ये कोर है कि पीडीएस सिस्टम हमारा मजबूत होना चाहिए, लेकिन हाँ उसमें से हम लोग कोशिश करें कि स्कॉर्पियो वाले बाहर आए। हम पर दबाव हमेशा हर चुनाव के पहले रहता है कि साहब सबको शामिल कर लो। लगभग 1 करोड़ 17 लाख परिवार मध्य प्रदेश में एंटर्ड है, कैन यू इमेजिन। और कोई दल इसको बाहर भी कर सकता नीरज जी, आपकी भी सरकार भी कमलनाथ जी रहे हैं, तो हम सब इसको खुले मन से स्वीकारें। लेकिन ये फिर अगेन फॉर्मूला वही है, अ गुड इकोनॉमी इज अ बैड पॉलिटी। हम इस प्रकार के एक इलेक्टोरल सिस्टम में है हिमांशु जी, बहुत ईमानदारी। मैं थोड़ा ईमानदारी से बात करता हूँ हितेश वाजपेयी जी। कुल मिला के सरकारें दोहरे चरित्र के साथ इस देश को संचालित करती है, प्रदेश को संचालित करती हैं। निजी क्षेत्र के संदर्भ में शर्त लगा रखी है, कलेक्टेड रेट है, कलेक्टेड रेट के अंतर्गत ही आपके यहाँ काम करने वालों को भुगतान होना चाहिए। पर वही आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता हैं जिनको कलेक्टेड रेट से कम दर पर नियमित रूप से आप रखते हो, हर काम के लिए दौड़ा देते हैं। आपसे आशय डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, मध्य प्रदेश की सरकार के संदर्भ में नहीं, देश भर के संदर्भ में ये हमारा दोहरा चरित्र है। मनरेगा के अंतर्गत काम देने के संदर्भ में तय किया गया 100 दिन का काम दिया जाएगा। हम बेरोजगारी भत्ता देना चाहते हैं, हम विधवा पेंशन देना चाहते हैं, हम 30 साल 40 साल के लोगों को भी घर बैठे हुए भत्ता देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम काम देने के लिए तैयार नहीं है। आपकी सरकार यह संकल्प नहीं लेती कि मनरेगा के 100 दिन को हम 200 दिन कर देंगे, लोगों के हाथ में काम देंगे। आप इस बात पर उत्साहित होना चाहते हैं कि देखो हमारी पीडीएस सिस्टम के तहत बाजार में बिकने वाला 30 रुपए किलो का गेहूं 1 रुपए में हमारी दुकान पर मिल जाता है। आप इस उपलब्धि पर मुग्ध होना चाहते हैं, पर आप अपने नागरिकों को या अपने वोटर को इस लायक बनाने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि वो अपने सम्मान के साथ 30 रुपए का भुगतान देकर गेहूं खरीद के घर में ला सके। आप सम्मान के साथ रहने नहीं देना चाहते हैं। उसके बाद भाषण आता है तो इतना बड़ा भाषण देते हैं। आप भाषण दे रहे हैं कि ऐसे फ्लाईओवर तब बन सकते हैं जब रेवड़ी ना बांटी जाए। फ्लाईओवर के अंदर का दिखा देंगे आपको। फ्लाईओवर पूरा का पूरा कर्ज लेकर बना हुआ है, उस कर्ज की वसूली वहां पे चलने वाली गाड़ियों के द्वारा ही वसूला जाना है टोल टैक्स के माध्यम से। वो टोल टैक्स आप ले रहे हैं, जबकि उस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के दौरान आप सड़क पर चलने का टैक्स वसूल कर चुके हैं। आरटीओ है क्या? सड़क पर चलने की तो कीमत थी, पर आप इस टोल के माध्यम से भी वसूली कर रहे हैं। फिर देश को बता रहे हैं रेवड़ी से बचना चाहिए। क्या कहें इसे हितेश जी? नहीं, आपने बहुत अच्छे से व्याख्या करी है कि भाई देश का आम नागरिक, चाहे आप हो, मैं हूँ, नेता हूँ, अधिकारी हो, परमानेंट गवर्नमेंट हो, टेम्परेरी गवर्नमेंट हो, जब कोई अनुशासन से चलना ही नहीं चाहता तो एक मोदी जी क्या 20 आ जाए। आप सुनोगे थोड़े ना। अभी देखो कार्यक्रम में उड़ा दिया आपने उनको, 2 मिनट में रज्जियां उड़ा दी। बात अच्छी कह रहे हैं, पर कोई बात नहीं। तो इसीलिए साहब एक मोदी जी एक प्रधानमंत्री थोड़ा ना। कुछ आचार्य जी ने बहुत अच्छी बातें कही, कोई सुनने वाला है क्या? एक भी ध्वनि निकल के आ रही है क्या? और ऐसा नहीं है, केजरीवाल जी भी करना चाहते होंगे, मैं तो मान लेता हूँ, क्योंकि ही इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिशियन। लेकिन भाई जब वो चुनाव में जाते हैं तो अमानुल्लाह खान को साथ में लेना पड़ता है, उनको सत्येंद्र भाई को साथ में लेना पड़ता है, मनीष भाई को, निशा सिंह जी को साथ में लेना पड़ता है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ।
पर आप ये मानकर चलिए, जब तक आप चुनाव प्रक्रिया में भी सुधार के लिए आगे नहीं आओगे हिमांशु जी, आपको भी 20-25 साल हो गए देखते हुए, आचार्य साहब को थीसिस पढ़ते हुए बहुत लंबा समय हो गया होगा, मैं उनको देख के नमन करता हूँ। तो हमको एक एक्सेप्टेबिलिटी पवन जी और नीरज जी जैसे युवाओं के बीच बनानी पड़ेगी कि अक्रॉस द पार्टी लाइन कुछ चीजें हम तय करें। मैंने जैसे आपको बहुत ईमानदारी से बोला कि जब मैंने बीपीएल की सूची बुलाकर देखा पवन जी, नीरज जी, तो मुझे सभी दलों के स्कॉर्पियो वाले लोग मिले उसमें, सरपंच है, पंच है, पंचायत है। तो ये देश तो इससे निजात पाता है। भाई भाई एक यथार्थपरक बात कह रहे हैं, बोले होना तो वही चाहिए जो बात हम अपनी बात में कह रहे हैं या देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, पर जमीनी स्थितियां ऐसी हैं कि उसके अंदर का प्राथमिक लक्ष्य जो है राजनीतिक दलों का वो चुनाव जीतना है, और चुनाव जीतना ही प्राथमिक लक्ष्य होने के चलते उस समय वो कदम उठाए जाते हैं जो चुनाव जीतना सुनिश्चित कर सके। तो नीरज जी, मैं आपके पास आता हूं कि देश बनेगा कैसे अगर सारे राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर हैं? तो क्या आप नहीं मानते हैं कि जो तमाम तरीके की आचार संहिताएं प्रत्याशी के संदर्भ में लगती है, अब राजनीतिक दलों के संदर्भ में लगने का समय आ गया है? प्रत्याशियों के संदर्भ में आप ऐसा नहीं बोल सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप इतना खर्च कर सकते हैं, इतना खर्च नहीं कर सकते, पर राजनीतिक दलों के संदर्भ में ऐसी कोई शर्तें नहीं है। राजनीतिक दल जितने 1000 करोड़ खर्च करने जाए खर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टार प्रचारक के नाम पर आप जितना बड़ा आयोजन करना चाहे उतना बड़ा आयोजन कर सकते हैं। इसी प्रकार से राजनीतिक दल चाहे वैसा वायदा कर सकते हैं। क्या आप नहीं मानते हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी अपनी बात को लेकर संजीदा हैं तो उन्हें एक नए सिरे से चुनाव सुधार कार्यक्रम की शुरुआत करनी चाहिए, सभी दलों के साथ बैठ के, व्यक्ति के स्तर पर नहीं, दलों के स्तर पर, और देश के संदर्भ में नए सिरे से भविष्य तय करना चाहिए? हिमांशु जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जो आप कह रहे हैं तो बुनियादी बदलावों की बहुत ज्यादा जरूरत है जी। लेकिन आपकी बात का जवाब देने से पहले, क्योंकि मैं बहुत देर से सारी चर्चा को सुन रहा था जी, तो मैं एक एक करके अपने जो साथी पैनलिस्ट हैं उनकी जो बातें कही गई उस पर कुछ अपने तर्क देना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो। जरूर जरूर। तो जैसा कि हमारे बीच में डॉक्टर आचार्य जी हैं जी, उन्होंने एक बड़ी अच्छी लाइन अपने वक्तव्य के दौरान कही कि कांग्रेस ने बहुत कुछ अच्छा किया 60 साल में, लेकिन फिर भी हम लोग बुरी तरीके से हार गए। हम उस हार को बिल्कुल स्वीकार करके और उससे आगे बढ़ने के लिए निकले। लेकिन आचार्य जी को मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सर, जिस समय हमारा देश आजाद हुआ, पुरानी बात हो गई है थोड़ी सी, लेकिन जो और देश, चाहे वो एशिया में हो चाहे अफ्रीका में हो, जो भी कॉलोनी के कल्चर से बाहर निकले वो कहाँ तक पहुंच पाए और 2014 तक हमारा देश कहाँ तक पहुंचा। हम लोगों को ग्लोबल पर्सपेक्टिव में भी चीजों को देखने की जरूरत है। और जैसा हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पवन भाई दिल्ली का गुणगान कर रहे थे, तो मैं भी पिछले 30-32 साल से दिल्ली में ही रहता हूँ और इस पार्टी को उत्पन्न होते हुए मैंने देखा है। तो इनके झूठों के पुलिंदों को अगर आप मुझे 2 मिनट का समय दें तो शायद मैं उसको खोल सकूं जी। तो जैसा कि पवन जी कह रहे थे कि यहाँ पे देश के अंदर रेवड़ी दिक्कत नहीं, करप्शन दिक्कत है, तो ये ऐसी एक नई पार्टी है जिस पार्टी के स्थापना से लेके आज तक 10 साल के अंदर 2 इनके मंत्री अभी जेल में हैं और इनकी जो सरकारों में सुपर सीएम बनाने का जो इनके कॉन्सेप्ट है, उसमें से जो पंजाब के एक्चुअल सुपर सीएम हैं वो विदेश भाग चुके हैं, ये कह के कि उनके पिताजी की तबीयत खराब है। मैं चाहूंगा उनकी पिताजी की तबीयत खराब ना हो, लेकिन विजय नायर भाई से पूछ लीजिएगा कि वो दिल्ली से क्यों भागे हैं। अब इनकी बात जो इन्होंने कहा कि जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी उस समय फ्लाईओवर्स के रेट जो हुआ करते थे बनाने के, वो बहुत ज्यादा हुआ करते थे और उन्होंने उसे कम किया। तो सर, आप भी एक बात को समझते होंगे कि दिल्ली के अंदर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है वो पीडब्ल्यूडी करती है। पीडब्ल्यूडी समय समय पर अपने साथ नई टेक्नोलॉजीज को लेकर आती है। जो पहले सड़क आज से 50 साल पहले 1 किलोमीटर की सड़क अगर 8 करोड़ में बनती थी, आज वो सड़क 2 करोड़ रुपए में बनती है। तो यही जब 2014 में जो टेंडर्स मानिए 300 करोड़ रुपए के शीला जी की सरकार में हुए और जब 2014 में ही वो टेक्नोलॉजी आई तो शीला जी ने उसको नोटिफाई करके उसी टेंडर को 220 करोड़ का किया। क्योंकि मैं उस सरकार से बहुत करीबी से जुड़ा रहा तो मैंने उन डॉक्यूमेंट्स को, उन टेंडर्स को देखा है कि किस हिसाब से उसके अंदर कॉस्ट कटिंग हुई। उसका श्रेय लेना चाहते हैं। आज 2022 तक हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने सिर्फ उन्हीं कार्यक्रमों का उद्घाटन किया है जो माननीय हमारी
शीला दीक्षित जी, जिनकी परसों पुण्यतिथि भी है, उन्होंने जिन चीजों के लिए एक विजन देखा था, दिल्ली को दिल वालों की दिल्ली से लेकर दुनिया का दिल बनाया था, उसको बर्बाद करने वाली पार्टी अगर इस तरीके की बातें करती है तो ये बड़ा ही हास्यास्पद है। अब हास्यास्पद तो फिर जाके दिल्ली का जनादेश है नीरज मिश्रा जी, आपने इतना अच्छा काम किया, कमाल कर दिया, शीला दीक्षित जी की प्रशंसा भी आपने की, पर देखिए ना दिल्ली कितने नाशुक्रा लोगों की है कि इतना अच्छा काम करने वाली पार्टी को विधानसभा में एक सीट तक देने के लिए तैयार नहीं हो रही है। इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। पवन जी का इस समय दौर चल रहा है, तो पवन जी जो बात कह रहे हैं उस बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि जनादेश के संदर्भ में वही सर्वोपरि माना जाता है लोकतंत्र में। तो आपके लिए विचार का विषय है। जो आपने दलील दी कि 8 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले जो सड़क 8 करोड़ की बनती थी अब 2 करोड़ में बन जाती है। हम इसी देश में रहते हैं, इस देश के संदर्भ में देखते आए हैं। डॉक्टर आचार्य सारथी मेरे साथ में हैं। जब शिलान्यास होता है उस समय जो कीमत बताई जाती है प्रोजेक्ट की, पूरा होते होते वो 1.5 गुना, 2 गुना और 2.5 गुना हो जाती है। अगर अरविंद केजरीवाल किसी प्रोजेक्ट के संदर्भ में बता रहे हैं कि शिलान्यास के समय पे लागत इतनी थी और बन के इतने कम में तैयार हुआ, तो उसे एक्नॉलेज करने की जरूरत है। हर बात पर आलोचना शायद श्रेयस्कर नहीं, इतनी टिप्पणी मैं करना चाहता हूँ। लेकिन पवन जी आपके पास आना चाहता हूँ, आखिरी दौर की बातचीत में हूँ और आपसे समझना चाहता हूँ, क्या आप नहीं मानते हैं कि एक दिल्ली का उदाहरण जिसमें आप बता रहे हैं कि हमने 29,000 करोड़ का बजट 76,000 करोड़ में पहुँचा दिया, मोदी जी के आभारी रहिए। जीएसटी आया, जीएसटी के चलते कर संग्रह जिस तरीके से बढ़ा है, उत्पादक राज्यों का नहीं, उपयोग करने वाले राज्यों का, तो उसके तहत दिल्ली का मज़ा आपको मिल रहा है। लेकिन मुद्दे की बात इतनी है कि जिस पंजाब में आप इतने बड़े बड़े वादे करके आए, उस पंजाब की खराब हालत में भी आप ये दिखाने के लिए कि हमने पूरा कर रहे हैं अपने वायदों को, रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, और उसके बाद आके दिल्ली में आके कटोरा लेके खड़े हो जाते हैं आपके मुख्य प्रधानमंत्री जी के पास, ये दे दीजिए, स्पेशल पैकेज दे दीजिए, वो पैकेज दे दीजिए। दिल्ली तो चल गया अलग समीकरण में, पंजाब में क्या करेंगे? क्या आप नहीं मानते हैं कि प्रधानमंत्री की बात पर विचार करने की जरूरत है? भाजपा के नेता की बात पर विचार मत कीजिए, पर देश के प्रधानमंत्री की बात को तो गंभीरता से लीजिए। पवन जी, मैं आपकी दो बात थोड़ा सा साफ कर देना चाहता हूँ मनोज भाई। देखिए, एक चीज तो है कि दिल्ली सरकार का जो है पूरा बजट आपको बताता हूँ। दिल्ली सरकार केंद्र सरकार को लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए पूरा टैक्सेस से कमा के देती है जी। और हमको वापस कितना मिलता है केंद्र सरकार से? मात्र 325 करोड़ रुपए। तो ये तो आप भूल जाइए केंद्र सरकार का योगदान दिल्ली सरकार में क्या है। दूसरा, देखिए आज हितेश भाई ने जो बात कही ठेके वाली, मैं थोड़ा शॉर्ट में सारे आंसर देना चाहूंगा। आज देखिए दिल्ली सरकार में आज ठेके की बात ये कर रहे हैं, चलो मान लीजिए यूपी सरकार का उदाहरण, भाजपा की सरकार आपकी यूपी में है, हरियाणा में आपकी सरकार है बीजेपी की। यूपी में ये क्या पॉलिसी लेके आए कि आप 12,000 रुपए दीजिए और अपने घर पे बार खोल लीजिए। तो इन्होंने हर घर में ठेके तो इन्होंने खोल दिए, हमने तो एक ठेका बढ़ाया भी नहीं। चलिए आज आपके गुजरात में और बिहार में आप ही की सरकार चल रही है, गुजरात में आपकी शराबबंदी है, लेकिन आप किसी भी दिन का अखबार उठा के देख लीजिए, वहां पे डेली आपको नकली शराब से लोग की हत्याएं की खबरें आपको मिलेंगी। वो शराब कहाँ आती है, इसके पीछे का नेक्सस इस विषय पे चर्चा बाद में कर लूंगा। अभी अपन मुफ्त के संदर्भ में बात करते हैं। आप जैसा सुधी प्रवक्ता हमारे साथ में है, कांग्रेस क्या करती है, बीजेपी क्या करती है, आप क्या करती है, इस पे हम फिर बैठ लेंगे। अभी तो मुफ्त के संदर्भ में जो बात हो रही है कि आज देश के हालात ऐसे मुफ्त को बर्दाश्त करने के हैं, इस पर एक गंभीर टिप्पणी आप जैसे सुधी प्रवक्ता से अपेक्षित है। इस पर कोई टिप्पणी आप कर जाएंगे, क्योंकि मैं आखिरी कमेंट के लिए डॉक्टर आचार्य सारथी के पास जाना चाहता हूं। मेरे पास समय सीमित है, विनम्र अनुरोध। मैं आपकी उसी बात कर रहा हूँ। देखिए दिल्ली में हमने केंद्र सरकार के सामने कभी ये नहीं कहा कि हमको स्पेशल पैकेज दे दीजिए। हमको मात्र 325 करोड़ रुपए मिलते हैं, जिससे कई गुना ज्यादा भाजपा के एमसीडी को देते आए हैं। दिल्ली का उदाहरण तो अलग चीज की बात है। अब पंजाब में हमारी सरकार बनी है, पंजाब में पहले अकालियों की कांग्रेस की सरकार पहले रही है और हमको गिफ्ट में लगभग 3.5 लाख करोड़ का कर्जा मिला है और हमको थोड़ा समय की जरूरत है। हम वो कर्जा भी निपटा देंगे और जो जो वादे हमने किए जनता के लिए वो एक एक वादा पूरा करके दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी की खासियत यही है, अरविंद केजरीवाल जी गारंटी देते हैं, वो सिर्फ वादा नहीं करते राजनीतिक पार्टी की तरह। जो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। माफ करना पवन शर्मा जी, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कभी राजनीति में नहीं जाऊंगा, कहो तो वीडियो चलवा दूं। वो वीडियो चलवाएंगे, पता नहीं आप कैसे सामना करेंगे। किसी राजनीतिक दल में नहीं जाऊंगा, कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। तो जो कहते हैं वही करते हैं, तो उसके संदर्भ में तो कहानी बहुत पुरानी चली जाएगी। लेकिन हम अपने मुद्दे पर रहते हैं और डॉक्टर आचार्य सारथी जी के पास में वापस आते हैं। सारथी साहब, आपसे जानना चाहूँगा, हम द्वंद्व में उलझ गए पूरी बातचीत के दौरान। एक तरफ अपने देश के हालात के संदर्भ में जिसमें 20 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं,
वो देश है जिसमें कुल आबादी का 1% के पास अधिकांश संसाधन है। और ऐसे देश के संदर्भ में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मुफ्त का खेल ठीक नहीं है। लोगों के पास 2 जून खाने के लिए नहीं रहता। देश की सरकार 2 साल से देश को गर्व के साथ बताती है कि हमने 80 करोड़ लोगों को 2 टाइम का भोजन मुफ्त में दिया है। इसके बाद कहना चाहते हैं हम कि मुफ्त का खेल ठीक नहीं है। उलझ गए हम, कहां जाएं? कोई बोलता है कि यही ठीक है और कुछ दिन बाद बोल रहा है ये ठीक नहीं है। आप बताओ तो सारथी साहब, कहां जाएं हम? नहीं, देखिए, जो एक टाइम पे चीज ठीक होती है जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही ठीक होए जी। यदि कोविड था तो 80% लोगों या 70% लोगों को खाना बांटा गया क्योंकि उनके पास जॉब्स नहीं थी। तब कोविड का माहौल खत्म हुआ, तब बात बदल जाती है। तो जो चीज 2020 में सच थी वो जरूरी नहीं है कि 2022-23 में भी सच हो। एक पहली चीज ये कहना चाहूंगा। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो ये प्रवक्ता किसी भी पार्टी के हों जो कह रहे हो कि 1947 में हम कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं कंपेयर्ड टू लेट अस से बाकी देश कहाँ हैं। आप मिडिल ईस्ट और अफ्रीका को भी क्यों कंपेयर करते? आप बाकी कंट्रीज को देखिए, चाइना, कोरिया, ताइवान, थाईलैंड, मलेशिया, इजराइल, बोट्सवाना में आपको और भी जो कि हमसे कहीं आगे निकल गए, वो भी अराउंड द सेम टाइम चालू हुए थे। तो आप उन कंट्रीज को ले लेते जो आपको सूट करता है, जो कंट्रीज को नहीं लेते जो सूट नहीं करता है। एक मिनट जरा। तीसरी चीज ये मैं आपको कहना चाहूंगा दिल्ली के टैक्सेस के बारे में। देखिए, दिल्ली में इन्वेस्टमेंट अंग्रेजों के जमाने से इतना ज्यादा हो रहा है कंपेयर टू अदर कंट्रीज कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली डेफिनेटली आपके पास इनकम ज्यादा होंगी। तो ये इनकम्स दिल्ली के लोगों की नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की इनकम्स है, पूरे हिंदुस्तान की इनकम्स है। तो यदि दिल्ली को लड़ा से 35,000 करोड़ से 300 करोड़ मिलता है, ठीक है, मैं आपसे सहमत हूं कि कम मिलता है, ज्यादा मिलता है, एक बैलेंस बनना चाहिए। पर ये कहना कि 35,000 करोड़ जस्ट बिकॉज दिल्ली जनरेट करता है, दिल्ली की इन्वेस्टमेंट कितना हुआ आप ये देखिए ना। आप बाकी किसी भी कैपिटल में देख लीजिए, बॉम्बे और दिल्ली में जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है बाकी पूरे देश में उतना इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि करोड़पति यहाँ कितने हैं, बिजनेसेस कितनी हैं, सर्विसेज कितनी हैं, तो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। और उसका कंट्रीब्यूशन किसने दिया है? सारे देश ने दिया है ना, टैक्सेस के थ्रू। तो लेट अस नॉट फॉरगेट दैट पर्टिकुलर फैक्ट। लास्ट चीज मैं ये कहूंगा कि पीएम ने जो कहा है वो पीएम के तौर पे मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं कि रेवड़ियां नहीं बंटनी चाहिए, लेकिन मेरिट सब्सिडीज दी जानी चाहिए, नॉन मेरिट सब्सिडीज पे बुरी तरह कट करना चाहिए। तीसरी चीज मैं कहूंगा कि जो किसी ने मेंशन नहीं किया है, एमएलएस एमपीज की पेंशन बिल्कुल जीरो कर देनी चाहिए। और चौथी चीज मैं ये कहूंगा कि करप्शन पे किसी तरह से, जिस तरह कि कुछ साल पहले केजरीवाल जी और उसके साथ वो अन्ना साहब ने कहा था, किसी तरह करप्शन पे थोड़ा कंट्रोल तो आना चाहिए। तो कुल मिलाकर हम अगर बातचीत के मर्म में पहुंचे तो प्रधानमंत्री की बात वस्तुतः समय की जरूरत है, लेकिन इससे भी बड़ी जरूरत यह है कि जब प्रधानमंत्री जी ने एक जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहा है तो वह सबसे पहले अपनी पार्टी के स्तर पर इसे अमल करा के दें, ताकि डॉक्टर हितेश वाजपेयी डिफेंसिव बोर्ड में हमारे साथ में ना बैठे। अगर भाजपा ये शुरुआत कर देगी तो तय बात है कि बाकी राजनीतिक दलों की भी मजबूरी होगी। अब ये शुरुआत भले ही देश में कानून में बदलाव लाकर हो या आत्मशोधन की प्रक्रिया के तहत हो, यह सरकार को तय करना है। पर तय बात है, अगर प्रधानमंत्री ने यह बात कही है और वो भी नरेंद्र मोदी जी ने कही है, तो इसका क्रियान्वयन आने वाले समय में देश में दिखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री, वो भी एक सक्षम प्रधानमंत्री, कोई बात कह दे और उसकी बात पर अमल करता हुआ देश दिखाई न दे। देखें देश इस दिशा में कब आगे बढ़ता है, हमारी दिलचस्पी का विषय रहेगा। लेकिन बहरहाल आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। ऐसे मौके पर हमें बाबा नागौड़जुन याद आते हैं। लोग जनता की बड़ी चिंता करते हैं। बाबा नागौड़जुन कहते हैं, तुम पर बोझ न होगी जनता, तुम पर बोझ न होगी जनता, खुद अपने दुख दैन्य हरेगी। हाँ हाँ तुम बूढ़ी मशीन हो, जनता तुमको ठीक करेगी। तो बाबा नागौड़जुन ने ये बात जो कही थी ना, वो इस देश के सभी राजनीतिक दलों पर फिट बैठती है। राजनीतिक दल या तो खुद ही ठीक हो ले या जनता फिर समय आने पर अपने आप ठीक कर देगी। तो देखें कौन कौन राजनीतिक दल अब ठीक होने की कोशिश करता है। इसी के साथ अब मुझे दी इजाजत, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सादर प्रणाम।
इस कार्यक्रम की